गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम के विषय में बता रहे हैं कि भारत में निर्देशन एवं परामर्श और उसकी समस्याएं क्या हैं। निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आती हैं और निर्देशन एवं परामर्श के साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि निर्देशन और परामर्श को हमने कई बार आपको बताया कि निर्देशन एवं परामर्श एक व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह है जिसमें व्यक्ति के अंदर वह क्षमता उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है परामर्श के माध्यम से, जिससे कि वह समायोजन करने में, निर्णय लेने में, स्वयं का निर्णय लेने में, आत्म स्वीकृति में उसको योग्यता प्रदान करने की सहायता दी जाती है, जिससे कि उस व्यक्ति की चतुर्मुखी विकास हो सके। अब निर्देशन एवं परामर्श को किसी एक विषयगत क्षेत्र में हम बांध नहीं सकते हैं बच्चों। निर्देशन एवं परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। सामाजिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यक्तिगत रूप से सभी क्षेत्रों में समूह के रूप में हम हर तरीके से निर्देशन एवं परामर्श प्रदान कर सकते हैं। लेकिन क्या निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में हमारे भारत में कार्य हुए हैं कि नहीं? अगर इस परिदृश्य को देखा जाए बच्चों, तो निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में भारत में बहुत कम कार्य हुए हैं। इस क्षेत्र में, निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में भारत विकसित देशों की तुलना में काफ़ी पीछे है। परिदृश्य, भारत के परिदृश्य के रूप में, यानी भारत को चारों तरफ से हम अगर परिदृश्य के रूप में देखें तो यहाँ पे इसके कार्य बहुत कम हुए हैं अपेक्षाकृत विकसित देशों के। हमारे देश में निर्देशन और परामर्श का यत्किंचित कार्य एवं विकास हुआ है। अन्य देशों की भांति भारत में भी निर्देशन का प्रारंभ सबसे पहले व्यवसायिक क्षेत्र से हुआ। व्यवसायिक निर्देशन से ही इसका प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 में बच्चों और कोठारी आयोग 1964 से 66 में निर्देशन परामर्श के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए और बहुत सारे सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा जो सुझाव दिए गए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शैक्षिक एवं व्यावसायिक, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में निर्देशन से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। इन सुझावों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 ने, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 बच्चों, जिसे हम मुदालियर आयोग कहते हैं। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्देशन एवं परामर्श में मुदालियर आयोग के क्या सुझाव हैं, तब आप माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव को भी लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मुदालियर आयोग पूछता है कि मुदालियर आयोग के क्या सुझाव हैं, तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे यह ध्यान देना है कि मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। भारत में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में इस आयोग ने कुछ सुझाव निर्देशन के विस्तार में, निर्देशन के विकास में
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निर्देशन के विकास में बल दिया और उससे संबंधित कुछ सुझाव दिए। वे सुझाव निम्नलिखित थे बच्चों। सबसे पहला था निर्देशन महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्या था? निर्देशन महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार शैक्षिक अधिकारियों को शैक्षिक निर्देशन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे शैक्षिक निर्देशन की उचित देखरेख एवं संचालन शैक्षिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसलिए शैक्षिक अधिकारियों को शैक्षिक निर्देशन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दूसरा सुझाव इनका था कि औद्योगिक विस्तार की जानकारी। इसमें उन्होंने कहा कि बालकों को देश के उद्योगों के विभिन्न कार्यों के क्षेत्र विस्तार, प्रकृति एवं महत्ता का ज्ञान कराने के लिए औद्योगिक कार्यों पर बनी हुई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी चाहिए और विद्यार्थियों को उन उद्योग स्थलों पर भी ले जाकर भ्रमण कराया जाना चाहिए, जिससे कि वे वस्तु स्थिति को निकट से देख सकें। जब तक बच्चे निकट से कोई चीज़ देखेंगे नहीं, उसको वो समझ नहीं पाएंगे और देश के उद्योगों के विभिन्न कार्यों के विषय में उन्हें समझाने के लिए उन पर आधारित फिल्मों को भी दिखाया जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि दृश्येंद्रिय और श्रव्य, दृश्य माध्यम और श्रव्य माध्यम, अगर इन दोनों को, दृश्य और श्रव्य दोनों ही माध्यमों से बच्चों को अगर शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह शिक्षा दीर्घकालिक होती है। वह शिक्षा दीर्घकालिक होती है, यानी कि याद करने की उनकी प्रबल क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एक आंखों से देखा और दूसरा कानों से सुना। तीसरा था बेटा कैरियर मास्टर की नियुक्ति। इसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो सुझाव दिया वो था कैरियर मास्टर की नियुक्ति, यानी सभी शिक्षा संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में कैरियर मास्टर की प्रगतिशील निर्देशन अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। सभी संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में कैरियर मास्टर के साथ साथ प्रगतिशील जो विकास के लिए निर्देशन दे, उन निर्देशन अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों निर्देशन संस्थाओं की स्थापना। उन्होंने ये सुझाव दिया, माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये सुझाव था कि केंद्र को समस्त राज्यों में ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोलने का उत्तरदायित्वों का वहन करना चाहिए, जहां पर प्रत्येक राज्य कुछ अध्यापकों एवं अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को निर्देशन संबंधी प्रशिक्षण के लिए भेज सके। कहने का तात्पर्य था कि केंद्र के द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का उनको उत्तरदायित्व कर्तव्य करना चाहिए, निभाना चाहिए, जिसमें जो प्रत्येक राज्य को एक ऐसे अध्यापक जो कौशलों एवं प्रशिक्षण युक्त हों, निर्देशन के कौशलों एवं प्रशिक्षण युक्त हों और वो निर्देशन संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य के विद्यालयों में भेजा जाए। इन सुझावों को दृष्टि में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग के इन सुझावों को दृष्टि में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1954 में केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना की और उनके ब्यूरो की स्थापना की और उनके लिए मुख्य कार्य भी किए तथा उन्हें सहयोग भी प्रदान किए। उनके मुख्य कार्य क्या थे? सबसे पहला, शिक्षा संस्थाओं को निर्देशन संबंधी सामग्री प्रदान की गई। नेक्स्ट, तकनीकी विशेषज्ञों को राज्यों के व्यावसायिक ब्यूरो का कार्य सौंपा गया। जो तकनीकी विशेषज्ञ थे उनको राज्यों के जो व्यावसायिक ब्यूरो था
कि राज्य में कितने व्यवसाय हैं, किस तरीके से किया जाता है, उसका नेचर क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, उसकी महत्ता क्या है, इन सभी का जानकारी का कार्य उनको सौंपा गया। मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्देशन दिया जाने लगा। व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्थितियों को लेते हुए मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्देशन दिया जाने लगा। समस्त देश में निर्देशन कार्यों का विस्तार किया गया। जो पहले कम था, आयोग के सुझाव एवं सिफारिशों से अब समस्त देश में निर्देशन कार्यों का विस्तार किया गया। निर्देशन संबंधी नियमावली प्रस्तुत की गई। व्यावसायिक निर्देशन तथा रोजगार विनिमय केंद्रों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किए गए, जिससे निर्देशन सेवाओं का समुचित उपयोग संभव हो सके। यह तो मुदालियर आयोग अर्थात माध्यमिक आयोग के सुझाव और उन सुझावों के आधार पे जो कार्य बनाए गए थे और उन कार्यों के लिए सहयोग जो प्रदान वो थे। इसके बाद मुदालियर आयोग के बाद बच्चों 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग के सुझाव के बाद निर्देशन एवं परामर्श के संदर्भ में निर्देशन एवं परामर्श का शिक्षा में प्रयोग के संदर्भ में कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा भी सुझाव प्रस्तुत किया गया था 1964 से 1966 तक। 1964 में जिस शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष विश्वविद्यालय समिति के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। कौन था? अध्यक्ष विश्वविद्यालय समिति के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। इस कारण यह आयोग कोठारी आयोग के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कारण से इस आयोग का नाम कोठारी आयोग दिया गया और इसी नाम से यह जाना जाता है। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा के समूचे ढांचे का निरीक्षण किया, समग्र ढांचे का निरीक्षण किया तथा भारत में राष्ट्रीय विकास एवं शिक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव भी प्रस्तुत किए। इस आयोग ने भारत में निर्देशन एवं परामर्श की स्थिति पे विचार विमर्श किए तथा निर्देशन के सभी पक्षों को सम्मिलित करते हुए निर्देशन के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और भारत में निर्देशन की स्थिति एवं संभावनाओं को समझने की दृष्टि से कोठारी आयोग की निर्देशन संबंधी संस्तुतियों एवं परिवीक्षणों का अध्ययन उपयोगी एवं वांछनीय हुआ। इस प्रकार कोठारी आयोग ने भारत में निर्देशन और परामर्श जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों के आधार पे निर्देशन और परामर्श के ने जो विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों के आधार पे निर्देशन सेवाओं के उद्देश्यों एवं क्षेत्रों का विस्तार हुआ। तो निर्देशन सेवाओं के कार्यों एवं क्षेत्र विस्तार के संबंध में निर्देशन सेवाओं के कार्यों एवं क्षेत्र विस्तार के संबंध में आयोग ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि निर्देशन सेवाओं का क्षेत्र एवं कार्य विद्यार्थी को शैक्षिक एवं व्यावसायिक चयन में सहायता तक ही सीमित है। ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग ने कहा कि निर्देशन सेवाओं का क्षेत्र एवं कार्य केवल एक विद्यार्थी को शैक्षिक एवं व्यावसायिक चयन में सहायता तक ही सीमित नहीं है,
निर्देशन का लक्ष्य होता है समायोजन एवं विकास। लक्ष्य एवं विकास। तो इसका लक्ष्य क्या है? समायोजन एवं विकास। यानी कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में उस समय की जो भी समकालीन परिस्थितियां हों, व्यक्ति के जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनमें समायोजन स्थापित करे और उसके विकास, वह अपने विकास के लिए स्वयं सोचने समझने और समस्याओं का निराकरण करके निर्णय लेने की प्रक्रिया तक पहुँचे। इन दोनों में सहायता पहुँचाना ही निर्देशन का लक्ष्य है। निर्देशन, इसके आगे भी उन लोगों ने एक कहा कि निर्देशन जहाँ बालक को स्कूल एवं घर की परिस्थितियों में सर्वोत्तम संभावित समायोजन प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है, वहाँ बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास का भी उसका लक्ष्य है। इसलिए निर्देशन को शिक्षा का संघटक अंग मानना चाहिए। इसीलिए निर्देशन को शिक्षा का संघटक अंग मानना चाहिए। केवल शैक्षिक उद्देश्यों से प्रदान की जाने वाली मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सेवा तक ही वह सीमित नहीं होती है और यह केवल असामान्य छात्रों तक भी सीमित नहीं है, अपितु ये सभी छात्रों के लिए अपरिहार्य है, चाहे वह सामान्य बालक हो चाहे वह विशिष्ट बालक हो। और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रम है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को समय समय पर निर्णय लेने और समायोजन में सहायक। इस प्रकार बच्चों, निर्देशन सेवाओं का के उद्देश्य के साथ साथ आयोग ने क्षेत्र विस्तार से निर्देशन का प्रारंभ जब किया, तो निर्देशन का प्रारंभ सबसे पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में निर्देशन की व्यवस्था पे ध्यान दिया। उनका यह कहना, यह सुझाव था कि प्राथमिक स्तर की सबसे छोटी कक्षा से ही निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ होना चाहिए। आयोग के अनुसार इस स्तर पर निर्देशन का उपयोग बालकों के घर से विद्यालय में स्थानांतरण को संतोषजनक बनाने हेतु, मूल शैक्षिक कौशलों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों के कारण खोजने हेतु, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक एवं विकलांग बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचानने हेतु, इसके साथ साथ बच्चों विद्यालय छोड़ने वाले तथा प्रतिभाशाली बालकों को विद्यालय में रहने में सहायता देने, बालकों को श्रम के प्रति वांछित दृष्टिकोण विकसित करने एवं श्रम संसार के प्रति अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करने और प्रशिक्षण योजनाओं में सहायता देने में किया जा सकता है। उनका इस आयोग का सीधे कहना था कि प्राथमिक स्तर से ही निर्देशन प्रदान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पे आने पे बच्चा जो है सबसे पहले छोटी कक्षा से प्रारंभ होता है। बच्चे जो कुछ भी सीखेंगे वह उनके लिए संभावी होगा, आगे के भविष्य के लिए होगा। उनमें सबसे पहले निर्देशन का उपयोग बालकों के घर से विद्यालय स्थानांतरण, जब बालक घर से विद्यालय में आता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आता है, उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए, शिक्षा के कौशलों को सीखने के लिए, सीखने में आने वाली कठिनाइयों के कारणों को खोजने के लिए, इसके साथ साथ प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक एवं विकलांग बालकों की जो विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पहचानने और पहचानने के बाद उनको उनमें सहायता प्रदान करने के साथ साथ जो बच्चे विद्यालय छोड़ दिए हैं उनके लिए भी, तथा प्रतिभाशाली बालकों को विद्यालय में, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह विद्यालय कक्षा की क्रियाओं में जल्दी भाग नहीं लेते हैं, वो पलायनवादी हो जाते हैं, भागने लगते हैं।
तो उनको विद्यालय में रहने में सहायता देने के साथ साथ बालकों को श्रम के प्रति वांछित उनका दृष्टिकोण, श्रम के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु श्रम संसार जहाँ पे मेहनत होता है उस चीज़ों को दिखाना, उनके प्रति उनकी अंतर्दृष्टि को विकसित करने के साथ प्रशिक्षण योजनाएं यानी कौशलपूर्ण व्यावसायिक कार्यक्रमों को दिखाना, सिखाना और उन प्रशिक्षण योजनाओं में सहायता देने में किया जा सकता है। इसके साथ साथ आयोग ने अनुभव किया कि जब प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निर्देशन का, उन्होंने ये निर्देशन का क्यों कहा कि प्राथमिक स्तर पे हो, क्योंकि जब उन्होंने अनुभव किया कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का बहुत ही अल्प कार्य हुआ है, निर्देशन का कार्य बहुत कम हुआ है। निर्देशन सुविधाओं में आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं शिक्षा संस्थाओं की बड़ी संख्या। निर्देशन सुविधाओं में जो समस्याएं उत्पन्न होती थी शिक्षा के क्षेत्र में, सुविधा में आने वाली जो समस्या थी वह थी शिक्षा संस्थाओं की बड़ी संख्या, सबसे पहले ये। दूसरे में अध्यापकों में पर्याप्त अपेक्षित योग्यता का अभाव। पहले तो शिक्षा संस्थाओं की बहुत बड़ी संख्या है, हमारे देश में शिक्षा संस्थाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापकों में पर्याप्त अपने विषय की जो योग्यता होनी चाहिए, अपेक्षित योग्यता है, उनका अभाव पाया जाता है। अपेक्षित योग्यताओं के अभाव के साथ साथ विद्यालय में साधनों का न होना या होता है तो बहुत कम होना। अतः ये सारी समस्याएं जो हैं निर्देशन की सुविधाओं में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः काफ़ी लंबे अरसे तक योग्य परामर्शदाता की व्यवस्था सभी विद्यालय में कर पाना कठिन होता है। सभी विद्यालय किसी भी योग्य परामर्शदाता की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। फिर भी प्राथमिक विद्यालयों की दीक्षा में निर्देशन संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था करके कुछ निर्देशन कार्य प्राथमिक स्तर पर किया जा सकता है। इसलिए उनका सुझाव था कि अगर हमें निर्देशन का विस्तार करना है, शिक्षा का विस्तार करना है, तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था करके अध्यापकों को प्रशिक्षित करके कुछ निर्देशन कार्य प्राथमिक स्तर पर किया जा सकता है और विद्यार्थियों की निर्देशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है और पूरा करने के लिए सामुदायिक साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके के सुझाव के द्वारा ही आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में निर्देशन कार्य का शुभ आरंभ किया। सबसे पहले निर्देशन कार्य का शुभ आरंभ कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा से ही निर्देशन कार्य का आरंभ हुआ। अब निर्देशन कार्य का श्री गणेश करने के लिए जो शुभारंभ हुआ उनमें भी उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि इसके आधार पे ही निर्देशन कार्य किया जा सकता था। सबसे पहला क्या था? नैदानिक परीक्षणों की जानकारी। उनका सबसे पहला सुझाव था कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन्हें सामान्य नैदानिक परीक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान किए जाए। अध्यापकों को सामान्य नैदानिक परीक्षणों की जानकारी प्रदान किया जाए तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत भी कराया जाए और उन्हें समझाया जाए। अध्यापकों को यह समझाया जाए कि कक्षा अध्यापन में इन भिन्नताओं का क्या प्रभाव पड़ता है एवं उनके प्रभाव को कम करने के उपाय के भी बताने चाहिए। सबसे तो पहला क्या था? नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण का ज्ञान भी अध्यापकों को कराया जाए जिसके माध्यम से
वह व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो एक बालक भी दूसरे बालक से भिन्न होगा, और जब बालक भिन्न होगा तो समस्याएं भी भिन्न होगी। तो उन समस्याओं को वो समझें और उन भिन्नताओं का क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी कक्षा अध्यापक जानेगा, तभी वह उनको कम करने का प्रयास कर सकता है, प्राथमिक स्तर के बालकों के समस्याओं का। इसके पश्चात दूसरा सुझाव था निर्देशन प्रवक्ता की उपस्थिति। जो प्रशिक्षण विद्यालय हैं, प्रशिक्षण विद्यालयों में कम से कम व्याख्याता ऐसा होना चाहिए, यानी लेक्चरर ऐसा होना चाहिए जो प्रशिक्षणार्थियों को निर्देशन के सिद्धांतों तथा मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दे सके। एक ऐसा व्याख्यान देने वाला, एक ऐसा लेक्चरर की नियुक्ति होनी चाहिए जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैसे प्रशिक्षण लेने का मतलब, प्रशिक्षण शास्त्री विद्यालय क्या होता है, जहाँ पे बीएड के कोर्स होते हैं, डीएलएड के होते हैं, बीटीसी होती है। ये क्या होते हैं, इनमें बच्चे प्रशिक्षण करने आते हैं, शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षणार्थी शिक्षक होते हैं। प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी होते हैं जो भविष्य में अध्यापक बनेंगे प्राइमरी एजुकेशन के। उनको जो लेक्चरर होता है वो उनको निर्देशन के सिद्धांतों तथा मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दे, जिससे कि वह भविष्य में बच्चों को जहाँ भी वो पढ़ाते हों उन बच्चों को समझें, उनकी मानसिकता को समझें और उसके आधार पे कार्य करें। सुझाव था कोठारी आयोग का। इसके बाद आता है व्यवहारिक ज्ञान। प्रशिक्षण संस्थाओं से संबद्ध विद्यालयों एवं संस्थाओं में निर्देशन सेवा को प्रारंभ किया जाए, जिससे कि शिक्षार्थी यानी कि जो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनर निर्देशन संगठन तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए। संक्षिप्त निर्देशन कार्यक्रम, जहाँ तक संभव हो सके प्राथमिक शिक्षकों के सेवा काल में संक्षिप्त निर्देशन पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। व्यवसायिक अभिमुखीकरण, बालकों को व्यवसाय की ओर ले जाने के लिए साहित्य तैयार किया जाए एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित करने के साधन उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ साथ पाठ्यक्रमों का चयन प्राथमिक स्तर की शिक्षा समाप्त कर लेने पर बालकों एवं अभिभावकों को भावी शिक्षा के पाठ्यक्रम के चुनाव में सहायता प्रदान करने का कार्य, और यह चुनाव मात्र परीक्षा परिणामों पर ही आधारित न हो, बल्कि बालकों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर प्रदान किया जाए। इस तरीके से प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा के विस्तार में निर्देशन सेवाओं के लिए कोठारी आयोग ने सुझाव प्रदान किए, जिससे कि शिक्षा में निर्देशन की भूमिका को आगे बढ़ाया गया। अब आता है बेटा माध्यमिक शिक्षा में निर्देशन। तो अभी प्राथमिक स्तर पे था, अब माध्यमिक स्तर पे हम बताते हैं। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन का एक महत्वपूर्ण कार्य किशोर छात्रों की योग्यता के विकास एवं रुचियों को पहचानने में सहायक होना होता है। इस प्रकार से बच्चों, जब माध्यमिक शिक्षा में निर्देशन के लिए आयोग ने विचार प्रस्तुत किया, तो निर्देशन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो था वह कार्य था किशोर छात्रों की योग्यता के विकास एवं रुचियों को पहचानने में सहायक होना। क्यों किशोर छात्र को? क्योंकि प्राथमिक कक्षा के पश्चात जब बालक माध्यमिक कक्षा में जाता है, जब छात्र माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश लेता है, तो वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो किशोरावस्था में जब वह प्रवेश करता है, उस समय तक उनके विकास का अगला सोपान आरंभ हो जाता है।
उनमें सोचने, कार्य करने एवं नई बातों के प्रति जिज्ञासा की आदतें बन चुकी होती हैं। इस समय तक वे बालक जो है अध्यापकों, विद्यालयों एवं अपनी शिक्षा के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण बनाने में समर्थ हो जाते हैं। उनकी रुचियां एवं अरुचियां अब काफ़ी कुछ बच्चों स्पष्ट हो चुकी रहती है। किशोरावस्था तक आते थे वो इतने समझदार हो जाते हैं कि उनमें सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इस क्षमता के बढ़ने से उन्हें अपनी रुचियों एवं अरुचियों में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो चुका रहता है कि कौन से विषय उनके रुचिकर हैं और कौन से अरुचिकर विषय हैं, और उनकी क्षमताओं एवं बुद्धि के स्तर को समझा जा सकता है। इसलिए छात्रों को अपनी योग्यता के अनुरूप अपनी शक्ति एवं सीमाओं को समझने और विद्यालय कार्य को रोकने में इससे सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों एवं उनकी अपेक्षाओं के संबंध में इन्हें सूचना प्राप्त करने में सुविधा रहेगी। इन सभी पक्षों पर विचार करके शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में वास्तविक चुनाव करने और योजना तैयार करने में कि किशोर बालक समर्थ होंगे, तथा विद्यालय एवं घर में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन और समस्याओं के समाधान को खोज सकेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर यह क्षमता विकसित की जा रही है कि वह अपनी योग्यता को पहचाने, अपनी रुचियों को पहचाने और उसी के अनुरूप अपनी योग्यता के अनुरूप अपनी शक्तियों और सीमाओं को समझने के अनुरूप वो कार्य को करें। इस तरीके से घर में भी, व्यक्तिगत रूप में भी, पर्सनल जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी समायोजन की जो समस्याएं इनके सामने उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का समाधान वह स्वयं खोज लेते हैं। इस प्रकार से माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं का लक्ष्य मुख्य अध्यापकों एवं शिक्षकों का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह अपने शिक्षकों को अपने छात्रों को व्यक्तिगत रूप से समझना, प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से समझें, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयां, उनकी रुचि, विद्यालय में उनके व्यवहार, शैक्षणिक कार्यों में उनके भागीदारी, पठन पाठन में उनके परिणाम, समाज में उनके व्यवहार, उनको समझना तथा उनको अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखने के लिए प्रेरित करना और परिस्थितियों का निर्माण करना भी होना चाहिए। इस प्रकार से मुदालियर कमीशन की सिफारिशों पर ध्यान रखते हुए मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के निर्देशन में यह सुझाव दिया, और इसको उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बच्चों का पूर्णतः विकास होगा, और यह कार्य अध्यापक और मुख्य अध्यापकों को करना है किशोरावस्था के बालकों के लिए, क्योंकि इस अवस्था में, माध्यमिक शिक्षा में, बालक किशोरावस्था में आता है। अब वह बिल्कुल समझदार होने लगता है। अब उसको केवल इंगित करना है, उसे सही राह देना है, उसके अंदर जो योग्यताएं हैं उसको बाहर निकालना है, उनकी क्षमताओं का विकास करना है, उसका ज्ञान कराना है। तो इन सभी के आधार पे मुदालियर कमीशन की जो सुझाव एवं सिफारिश था, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1954 में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना की, जिसका कार्य माध्यमिक स्तर पर विकसित होने वाले निर्देशन की सहायता करना, तकनीकी सलाह प्रदान करना था। और इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्देशन को केंद्र द्वारा
प्रचलित योजना के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार से निर्देशन एवं परामर्श केवल विद्यालयों में व्यावसायिक परामर्श एवं व्यावसायिक सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करते थे, इसके साथ साथ वे विद्यालयों में छात्रों को निर्देशन सेवाएं प्रदान करने का भी कार्य किया करते थे, कैरियर मास्टर तथा अध्यापकों का सहयोग का भी कार्य करते थे। और इस तरह से निर्देशन सेवाओं को प्रदान किए जाने के संगठित आंदोलन के होते हुए भी बहुत सारे आंदोलन हुए। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। उन आंदोलनों का परिणाम क्या था? बहुत कम विद्यालयों के पास पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक परामर्शदाता की व्यवस्था है जो परीक्षण एवं परामर्श के द्वारा प्रश्नावली निर्देशन सहायता प्रदान कर सके। इस प्रकार हम अगर निष्कर्ष स्वरूप देखें तो निर्देशन सेवाओं को प्रदान किए जाने के संगठित आंदोलन के होते हुए भी इस क्षेत्र की प्रगति बहुत धीमी रही, जबकि हमारा अंतिम ध्येय सभी माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था करना और विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम को संचालन एवं प्रशिक्षित परामर्श द्वारा किया जाना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम का संचालन एक प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि बालकों का विकास और शिक्षा में सुधार हो। फिर भी जब तक पर्याप्त अधिक साधनों की व्यवस्था एवं निर्देशन के प्रशिक्षण की सुविधाएं सुलभ नहीं है, तब तक अगले 20 वर्षों के लिए निर्देशन के छोटे कार्यक्रम पर अमल करना ही आवश्यक होगा और उसी के आधार पर कार्य को करना होगा। इस प्रकार से आयोग ने जो सलाह दी, जो सिफारिश की, इनके आधार पे सभी विद्यालयों के लिए कुछ विशेष कार्य निर्धारित किए गए। वह कार्य 3 प्रकार के थे। पहला था संक्षिप्त निर्देशन सेवा की उपलब्धि, दूसरा था वास्तविक निर्देशन सेवा के परिचय और तीसरा था कार्यकर्ता प्रशिक्षण। पहला संक्षिप्त निर्देशन सेवा की उपलब्धि, यानी सभी माध्यमिक विद्यालयों के लिए संक्षिप्त निर्देशन सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए एक दूसरे से निकटवर्ती एवं युक्त दूरी पर स्थित प्रत्येक 10 विद्यालयों के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाए। दूसरा था वास्तविक निर्देशन सेवा से परिचय, तो साथ ही यह भी समझने के लिए कि वास्तविक व्यापक निर्देशन सेवा है क्या, किस प्रकार की है तथा उसकी उपलब्धियां क्या हैं हो सकती हैं। इसको समझने के लिए प्रत्येक जिले के एक विद्यालय में विस्तृत निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाए और निर्देशन के इस आदर्श स्वरूप को देखकर निर्देशन कार्यकर्ताओं में निर्देशन सेवा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा था निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक जिले के एक विद्यालय में होनी चाहिए। कार्यकर्ता प्रशिक्षण, राज्य निर्देशन ब्यूरो में स्कूलों के निर्देशन कार्यकर्ताओं के कार्य परीक्षण एवं परामर्श हेतु आवश्यक और समयानुसार निरीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि वह क्रियाकलापों पर ध्यान दें। इस प्रकार से बच्चों, आयोग ने इस बात की आवश्यकता में विश्वास व्यक्त किया कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक
प्रशिक्षणार्थी को निर्देशन संप्रत्ययों तथा सरल निर्देशन तकनीकों का कुछ ज्ञान होना आवश्यक होता है। और यह ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं प्रशिक्षणार्थी हैं को विषय का व्यापक एवं गंभीर अध्ययन करने के इच्छुक हों, उनके लिए विशिष्ट अथवा अधिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था की जानी चाहिए। और प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारी गणों में विद्यालय परामर्शदाताओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त एक प्राध्यापक होना चाहिए, जो ट्रेनिंग कॉलेजों के प्राध्यापकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सेवाकालीन प्रशिक्षण को प्रदान कर सके। इस प्रकार के सिफारिशों के साथ निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शोध की आवश्यकता को वो ध्यान में रखते हुए बच्चों एक विशेष योग्यता प्राप्त कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए। इस तरह के सुझाव और कार्य को निर्धारित करके उन्होंने कहा कि ऐसा अगर किया जाएगा कि निर्देशन कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय लेवल पर उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। अगर इस तरह का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है तो ऐसा करने पर ही निर्देशन कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में समर्थ व्यक्तियों की कमी दूर की जा सकती है और शिक्षा में जो निर्देशन की परामर्श की जो अभी तक कमियां थीं उन कमियों को दूर किया जा सकता है, जो बहुत सेवा विस्तार के बाद भी अभी पूर्णतः इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम आपको भारत में निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में क्या समस्याएं आती हैं उनके विषय में समझाएंगे।